नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का विदेश दौरा यानी कि यूएई और स्पेन दौरा सफल रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने विदेश दौरे के बाद अब मध्य प्रदेश वापस भी लौट आए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मुख्यमंत्री के इस विदेश दौरे से, दो देशों के दौरे से मध्य प्रदेश को क्या मिला है, इसी को लेकर हम आज चर्चा भी करेंगे। साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि मुख्यमंत्री के इस विदेश दौरे के तहत किन सेक्टर्स में मध्य प्रदेश में निवेश आएगा, साथ ही साथ किन सेक्टर्स के निवेशकों ने, उद्योगपतियों ने मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर अपना रुचि दिखाई है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए डॉक्टर प्रवीण अग्रवाल जी, अध्यक्ष चेंबर ऑफ कॉमर्स, हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में हमारे साथ चर्चा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे ही जान लेता हूं, प्रवीण जी, देखिए मुख्यमंत्री का विदेश दौरा लगभग संपन्न है और साथ ही साथ वह मध्य प्रदेश भी आ गए हैं। उन्होंने बता भी दिया है कि किन किन सेक्टर्स में विशेष तौर पर निवेशकों ने रुचि दिखाई है। आपको क्या लगता है, क्या है इस विदेश दौरे के मायने? प्रवीण जी। देखिए, आज मुख्यमंत्री जी के मध्य प्रदेश वापस लौटने के बाद उनकी जो मीडिया बाइट में सुन रहा था जी, उसके मुताबिक उन्होंने जो बताया है, उन्होंने स्वयं कहा है कि ये जितनी भी विदेश यात्राएं मध्य प्रदेश के निवेश के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा की गई हैं, उनमें जो सबसे अच्छी यात्रा साबित होगी। और उन्होंने ये भी बताया कि चाहे वो तकनीक का क्षेत्र हो, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो या इंडस्ट्री में कोई सा भी क्षेत्र हो, उसमें सभी जगह से निवेश आने की पूरी संभावना से बनी है। तो मुझे लगता है कि ये विदेश दौरा माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत सार्थक रहेगा। अगर उद्योगों की दृष्टि से देखूं और उद्योगों की दृष्टि से देखूं, अगर उद्योग आते हैं तो मध्य प्रदेश चैंबर ऑफ कॉमर्स, जो सिंधिया राजवंश द्वारा 26 मई 1906 को स्थापित किया गया था, 120 वर्ष इस पुरानी संस्था का एक स्लोगन हमारे पूर्वजों ने दिया है कि व्यापार बिना जीवन नहीं और उद्योग बिना उन्नति नहीं। तो जब उद्योग आएंगे तो मध्य प्रदेश में उन्नति भी आएगी, व्यापार भी बढ़ेगा, युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। यूथ माइग्रेशन जो बहुत तेजी से हमारे यहाँ से होता है कि हमारे यहाँ के बच्चे निकटवर्ती प्रदेशों में जाते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो या दिल्ली हो, तो उन जगह से जाने से भी यूथ माइग्रेशन भी रुकेगा। और जब आर्थिक रूप से संपन्न होगा तो सरकार की जो हितग्राही योजनाएं होती हैं, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, अन्य योजनाएं जो भी हैं, उन सब के लिए भी एक राशि का प्रबंध मध्य प्रदेश के अंदर होगा, जिससे जो हमारी हितग्राहियों को योजना आसानी से मिल सकेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपने बहुत अच्छी बात कही कि व्यापार बिना जीवन नहीं और उद्योग बिना उन्नति नहीं। इसी शब्द के साथ देखिए, व्यापार और उद्योगों को लेकर मुख्यमंत्री का विशेष फोकस जब से वह पावर में आए हैं, जब से मुख्यमंत्री बने हैं, उनका फोकस रहा है। और खास तौर पर ऐसे उद्योगों को लेकर जो रूट से यानी कि जमीनी स्तर से मध्य प्रदेश से जुड़ते हैं। अगर हम बात करें टेक्सटाइल की, तो मुख्यमंत्री का विशेष तौर पर ध्यान टेक्सटाइल क्लस्टर को लेकर, टेक्सटाइल को लेकर मध्य प्रदेश में कैसे और ज्यादा इंडस्ट्रीज खुल सकती हैं, विकास हो सकता है, इसे लेकर रहा है। आपको क्या लगता है, जो महिलाओं को लगातार प्रोत्साहित करने के साथ ही साथ जिस तरह से लगातार कदम बढ़ा रहे हैं मुख्यमंत्री, क्या लगता है टेक्सटाइल कितनी बड़ी एक ग्रोथ इंजन बन सकता है एमपी की ग्रोथ स्टोरी में? प्रवीण जी। एमपी की ग्रोथ स्टोरी में इंडस्ट्री का कौन सा सेक्टर ग्रोथ इंजन बनेगा, ये कहना अभी मुझे लगता है कि थोड़ा जल्दबाजी होगी। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं, चाहे वो जीआईएस की बात हो जो भोपाल में हुई थी, या जितने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव मुख्यमंत्री जी ने जिले में किए, जो एक नया प्रयोग किया गया, प्रत्येक जिले के अंदर प्रमुखता सभी जिलों में एक रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुई, और वही रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव ग्वालियर में भी हुई थी। हालांकि पहले इस तरह के बहुत इन्वेस्टर समिट हो चुके हैं, बायर सेलर मीट हो चुकी हैं, लेकिन एमओयू साइन होते थे, धरातल पे उसका प्रभाव नहीं दिखता था। लेकिन मैं बहुत विश्वास से इस बार ये बात कह पा रहा हूं कि ग्वालियर में जितने एमओयू साइन हुए थे, वो एमओयू धरातल पे 100% से ज्यादा आ गए हैं। क्योंकि 100% से ज्यादा इसलिए कह रहा हूं मैं कि जो एमओयू साइन हुए थे, उसके अतिरिक्त अन्य निवेशक भी, उसके बाद एक जब माहौल चारों तरफ से बना तो अन्य निवेशक भी ग्वालियर के अंदर आए। ग्वालियर का चाहे मालनपुर इंडस्ट्रियल एरिया हो, बारमौर इंडस्ट्रियल एरिया हो, सीतापुर इंडस्ट्रियल एरिया हो, या पेपर सेवा इंडस्ट्रियल एरिया हो, जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया हैं, वहां अब जगह नहीं बची है। इसीलिए शायद सरकार ने
अपनी नीति में जो परिवर्तन किया कि अब वो इंडस्ट्रियल लैंड को ऑनलाइन टेंडरिंग करेंगी, मतलब जो जितना ज्यादा पैसा देगा उसको दिया जाएगा। ये इस बात का सूचक है कि हमारे पास जगह की कमी पड़ रही है, निवेशक आ रहे हैं। इसके साथ एक जो प्रमुख आवश्यकता मैं महसूस कर रहा हूं, एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए जो छोटे इंडस्ट्रियल एरिया हैं, जो हमारे यहाँ ग्वालियर में, चाहे वो बाराघाटा इंडस्ट्रियल एरिया, महाराजपुरा इंडस्ट्रियल एरिया, तानसेन नगर इंडस्ट्रियल एरिया, गिरवई इंडस्ट्रियल एरिया, शंकरपुर इंडस्ट्रियल एरिया, जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो इंडस्ट्रियल एरिया भी जगह नहीं है उनके अंदर। तो अब मुझे लगता है कि आवश्यकता इस बात की है कि बाहर से बड़े उद्योग लाए जाए और उनकी इंसलरी यूनिट के लिए रूप में छोटे उद्योगों की स्थापना के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी इसके बाद शायद इस दिशा में भी सोचेंगे कि वो लघु उद्योग कहाँ स्थापित होंगे और लघु उद्योग कैसे सुसज्जित होंगे, कैसे उनको संसाधन मिलेंगे, कैसे सुविधा युक्त होंगे। इस दिशा में जब सोचेंगे तो मुझे लगता है कि जब ऊपर से खुशहाली आएगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं प्रवीण जी आपने एक खास बात की तरफ ध्यान आकर्षित किया कि एमओयू तो हो जाते थे लेकिन जमीनी स्तर पर उनका उतरना बहुत ही ज्यादा दूर की कौड़ी लगता था। लेकिन इसमें मैं एक सप्लीमेंट्री सवाल ये भी पूछ लेता हूं। देखिए, एमओयू साइन हो जाते थे लेकिन अब जिस तरह से आपने बताया कि 100% तक कई क्षेत्रों में अब एमओयू जमीन पर उतर रहे हैं, क्या ये बदली हुई उद्योग नीति का परिणाम है? क्या जिस तरह से अब नीति निर्धारण हो रहा है ये इसका एक परिणाम है? सबसे ज्यादा इस सफलता के पीछे सबसे ज्यादा पूर्ण कदम अगर मैं मानता हूं जी, तो वो मैं ये मानता हूं कि पहले इंडस्ट्री की एक पॉलिसी होती थी। वो पॉलिसी जिसको एक्सेप्ट है वो इंडस्ट्री लगाए और जिसको एक्सेप्ट नहीं है वो उसके लिए कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं था। लेकिन इस बार जो 1 to 1 चर्चा एक समिति के माध्यम से, पहले यहाँ पे जैसे MPIDC है वो चर्चा करेगा, वो अपना प्रपोजल भोपाल एक समिति बनी है उसके पास जाएगा और समिति के बाद अगर उसके अंदर परिवर्तन की आवश्यकता है किसी बड़े निवेशक को और वो बड़ा निवेश दे रहा है, बड़ा रोजगार दे रहा है, तो सरकार सब्सिडी से लेके अन्य कई चीजों में भी नेगोशिएबल उसमें रहती है, मतलब समझौतावादी है। सरकार का मंशा जो है कि इंडस्ट्री आना चाहिए, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, उद्योग स्थापित होना चाहिए और मशीनों की आवाज आना चाहिए, तो उसके लिए सरकार अपनी पॉलिसी में 1 to 1 भी चेंज कर रही है। ये एक प्रमुख कारण है मुझे लगता है कि जिससे एमओयू जो धरातल पर उतर रहे हैं। हमारे यहाँ जब रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुआ था तो लगभग 3500 करोड़ रुपए का एमओयू अडानी ग्रुप ने किया था और अडानी जी के सुपुत्र इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में आए थे और उन्होंने जो एमओयू साइन किया था वो शिवपुरी गुना के क्षेत्र में वहां पे काम चालू हो गया है। हमारे यहाँ एक प्लाई की इंडस्ट्री है, 1000 करोड़ रुपए का निवेश, उसका भूमि पूजन होके काम शुरू हो गया है। जब हम मालनपुर जाते हैं तो बीच में कई बार जंगल जैसा दिखता था, लेकिन अब पूरे मालनपुर में इंडस्ट्री बनती हुई दिख रही है, इंडस्ट्री खुलती हुई दिख रही है। तो ये एक जो अच्छा संकेत है, मुझे लगता है कि जो 1 to 1, क्योंकि हर यूनिट का अपना एक अलग उसको प्राथमिकता चाहिए, किसी को सब्सिडी में प्राथमिकता चाहिए, किसी को बिजली की दरों में प्राथमिकता चाहिए, तो हर यूनिट का एक अलग इंपॉर्टेंस है, हर यूनिट का एक अलग प्रायोरिटी है। तो सरकार बिल्कुल उस बिजनेस मोड में और इंडस्ट्री मोड में बैठी है और वो सरकार इंडस्ट्री और बिजनेस मोड में जब बैठी है तो उसका लाभ निश्चित रूप से इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए होगा, ऐसा मैं मानता हूं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने तमाम बातें की। चलिए, हमें कपिल साहू भी जी ज्वाइन कर रहे हैं, बालाजी इंटरप्राइजेस से हैं। कपिल जी, बहुत स्वागत है आपका BSTV में। और जिस तरह से हम प्रवीण अग्रवाल जी से चर्चा कर रहे थे कि देखिए, नई जो नीतियां हैं और जिस तरह से आगे सरकार बढ़ रही है, दूरियां घटी हैं उद्योगपतियों और सरकार के बीच में। जो इंडस्ट्रीज को लेकर दूरियां रहती थीं, एक्सेप्टेंस भी बढ़ी है, यानी कि सरकार एक्सेप्ट कर रही है जो कमियां रहती हैं, वह सरकार विशेष तौर पर फोकस करते हुए उन उद्योगपतियों को ज्यादा से ज्यादा आकर्षित करने का प्रयास कर रही है। आप इसे किस प्रकार से देखते हैं कपिल जी? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। और सीएम साहब की ये योजना बहुत सफल कारगर रहेगी, क्योंकि इससे हमको मध्य प्रदेश में बहुत सारी योजनाएं काफी मतलब आएंगी और व्यापार के लिए काफी मतलब योजनाओं का इसका लाभ होगा, छोटे व्यापारियों को भी इसका काफी लाभ होगा।
जी और बिल्कुल, कहीं ना विदेशों कहीं से जो जैसे निवेश हो कपिल रहा जी, है ना, विदेशों से जी निवेश से हमारे मध्य प्रदेश में काफी मतलब बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल। वो बहुत अच्छा विजन है हमारे सीएम साहब डॉक्टर मोहन यादव जी का। जी काफी मतलब बिल्कुल कपिल जी, जैसा आपने कहा एमएसएमई को लगातार बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है और एक बेहतर तौर पर जो छोटे अगर उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, इससे बड़े उद्योगों में भी कहीं ना कहीं एक कंट्रीब्यूशन होता है। चलिए, इस सवाल के साथ मैं प्रवीण जी आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से एमएसएमई को लगातार प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है, आपको क्या लगता है कि इसी गति से प्रोत्साहन देने की जरूरत है या कुछ और चेंजेस सरकार को करने चाहिए? जो छोटे इंडस्ट्रियल एरिया है जिसके अंदर 5,000 10,000 फीट में इंडस्ट्री लग जाती है, 2,000 2,500 फीट में भी इंडस्ट्री लग जाती है, जी अब सरकार को उन्हें फोकस करने की जरूरत है। और वो जूझती हैं। अगर हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल के दर ज्यादा हैं तो सरकार को समीपवर्ती प्रदेश की तुलना में वो पेट्रोल डीजल के रेट लाना चाहिए अथवा पेट्रोल डीजल को जीएसटी में शामिल किया जाना चाहिए। इसके साथ छोटे इंडस्ट्रियल एरिया बनाए जाएं जिसके अंदर छोटे साइज के प्लॉट हों, जिससे एमएसएमई पूर्ण रूप से विकसित हो सके, क्योंकि एमएसएमई जितने लोगों को सीधा रोजगार देती है, बड़ी इंडस्ट्री उतना नहीं देती है। इसके साथ वो जो इंडस्ट्रियल एरिया बने, वो इंडस्ट्रियल एरिया पूर्ण रूप से, चाहे उनके यहाँ सड़क की बात हो, चाहे प्रकाश की बात हो, चाहे सुरक्षा की बात हो, ये सारी चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। इसके साथ एक जो महत्वपूर्ण बिंदु है, मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि जितने हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में, खास ग्वालियर की अगर बात करूं तो जो मैंने इंडस्ट्रियल एरिया गिनाए आपको कि तानसेन नगर इंडस्ट्रियल एरिया, बिरला नगर इंडस्ट्रियल एरिया, बाराघाटा इंडस्ट्रियल एरिया, महाराजपुरा इंडस्ट्रियल एरिया और इसके अलावा गिरवई का एक इंडस्ट्री हब बन चुका है, शंकरपुर में एक इंडस्ट्री हब बन चुका है। वहां पे जो संसाधन है, उन संसाधनों को और बेहतर करने की आवश्यकता है और सुविधा देने की आवश्यकता है, क्योंकि जब अच्छे संसाधनों के साथ, अच्छी सुविधा के साथ कोई एक इंडस्ट्री चलती है तो बाहर से जो निवेशक आता है वो सबसे पहले स्थानीय इंडस्ट्रीज से फीडबैक लेता है। और जब स्थानीय इंडस्ट्री एक अच्छा फीडबैक निवेशक को देती है तो जो डॉक्टर मोहन यादव जी काम कर रहे हैं, वो प्रत्येक उद्योगपति निवेशक को आकर्षित करने का काम कर सकता है, ऐसा मैं मानता हूं। तो सरकार को इस ओर एक कमेटी बनाकर बहुत तेजी से ध्यान देना होगा और बहुत तेजी से ध्यान देकर एक, जिसे कहते हैं कि चहुं ओर खुशहाली जो आए वो चहुं ओर आए। तो चहुं ओर जब खुशहाली आएगी तभी मुझे लगता है कि अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति खुश नजर आएगा। और जो माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी मंशा है, चाहे वो हमारे मुखिया मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव जी की इच्छा है, चाहे हमारे क्षेत्र के और एक बड़े विकास के मसीहा श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की इच्छा है, वो पूरी हो पाएगी, ऐसा मैं मानता हूं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जैसे आपने बताया प्रवीण जी कि जो सेक्टर्स हैं विभिन्न करके फोकस्ड तौर पर सरकार एक स्ट्रेटजी के तौर पर सेक्टर्स में जा रही है, साथ ही साथ निवेशकों को भी उन सेक्टर्स में निवेश के लिए लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। कपिल जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा और ये जानना चाहूँगा कि जो नवकरणीय ऊर्जा है, रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में लगातार सरकार बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। किसानों से लेकर हो या फिर आमतौर पर आम लोगों को भी सोलर ऊर्जा प्रयोग करने का भी लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसे लेकर आप कैसे देखते हैं? साथ ही साथ जो ऊर्जा की पहले कमी हुआ करती थी मध्य प्रदेश में, अब वह सरप्लस में चल रही है। इससे काफी मतलब हमारे उसका काफी फायदा, और मध्य प्रदेश के अलावा पूरे भारत में भी सौर ऊर्जा का काफी फायदा मिलेगा उससे जी, क्योंकि बिजली को लेके मतलब काफी अच्छा मतलब पुराने सौर ऊर्जा में क्या है कि एक तो सबसे पहले चीज व्यापार में भी बढ़ावा मिलेगा, उससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा काफी, और जी से हम बिजली के लिए भी काफी मतलब काफी फायदा होगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जैसे सोलर ऊर्जा या नवकरणीय ऊर्जा की हम जब बात करते हैं तो एक बात ये भी निकलकर सामने आती है कि इंडस्ट्रीज को इससे कैसे फायदा मिल सकता है।
प्रवीण जी, सोलर ऊर्जा या रिन्यूएबल एनर्जी का सीधा मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि देखिए, सोलर ऊर्जा की जो इलेक्ट्रिसिटी है या उससे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन है वह सस्ती रेटों में माना जाता है या सस्ती दरों पर मिलता है, ऐसा भी माना जाता है। ये कितना प्रोत्साहित करता है एक उद्योगपति के तौर पर सस्ती दरों पर बिजली मिल जाना, साथ ही साथ लैंड पोजेशन है या लैंड का लीज है वह आसान तरीके से सरकार से मिल जाता है। देखिए, सोलर ऊर्जा की जहां तक बात है जी, तो घर घर बिजली उत्पादन होने का एक प्लांट हम लगा सकते हैं, और खास अगर वो इंडस्ट्री में प्लांट लगता है तो वो बड़ी ऊर्जा उत्पादित करता है। और मध्य प्रदेश वो खुशहाल प्रदेश अब बन गया है कि यहाँ बिजली अब सरप्लस है। एक जमाना था कि बिजली जाने का बाद आने का समय तय नहीं होता था, जाने का भी कोई समय तय नहीं होता था, लेकिन आज हमारे को 24 घंटे बिजली मिल रही है। अगर कोई ट्रिपिंग आती है तो उस पर फोकस किया जा रहा है। हमारी बिजली कंपनियां प्रॉफिट में आ रही हैं, उनके ऋण मुक्त हो रही हैं। इसके लिए मैं डॉक्टर मोहन यादव जी के साथ साथ मध्य प्रदेश के ऊर्जावान ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युमन सिंह तोमर जी, जो खास ग्वालियर के ही सपूत हैं, उनको भी बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने उसको मिशन बना रखा है। अब बात यह है कि जो आप सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो सरकार जो सब्सिडी देती है सोलर प्लांट स्थापित करने में, वो घरेलू को तो दी है लेकिन उद्योगों को नहीं दी है। लेकिन इसके बावजूद मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी उद्योगपतियों से ये भी आग्रह करूंगा कि वो सोलर प्लांट की ओर जाएं। आपको भले ही सब्सिडी नहीं मिल रही है, लेकिन आपका जो उत्पादन है वो आप जो यूज कर रहे हैं, तो एक सोलर प्लांट की कीमत एवरेज 3 से 5 साल में फ्री हो रही है। इसके साथ उसकी लाइफ 15 साल है, तो अगले 10 साल आपको उसका बेनिफिट मिलेगा और वो इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा दीर्घकालिक लाभ होगा। इसके साथ सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि बिजली उत्पादन करने में चाहे वो कोयला हो या जितने संसाधन हो, उससे कहीं ना कहीं हम प्रदूषण कर रहे हैं या अन्य प्राकृतिक साधनों का उपयोग कर रहे हैं। वहीं अगर सोलर को वो बढ़ावा देती है तो प्राकृतिक साधनों का उपयोग दूसरी दिशा में किया जा सकता है और बिजली को उत्पादित सोलर के माध्यम से किया जा सकता है। तो भविष्य में यदि सरकार इंडस्ट्री और कॉमर्शियल उसमें सोलर प्लांट स्थापित करने में सब्सिडी देती है, तो वो भी एक सरकार का स्वागत योग्य कदम होगा, ऐसा मैं मान सकता हूं। बिल्कुल स्वागत योग्य तो होगा ही प्रवीण जी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा अपने दौरे से वापस आते ही कि स्किल डेवलपमेंट को लेकर, और साथ ही साथ जिस तरह से स्पेन में जब वे दौरे पर थे तो उन्होंने ये भी बताया कि लैंग्वेज एक बैरियर, लिंग्विस्टिक बैरियर एक बीच में आ जाता है, जिससे वह काम करने से कहीं ना कहीं उद्योगपतियों को भारतीयों के साथ रोकता है। ऐसे में कौन से ऐसे प्रोग्राम है जो सरकार चला सकती है जिससे स्किल डेवलप भी हो, यहाँ के लोगों का साथ ही साथ कनेक्टिविटी भी ज्यादा अच्छी हो सके? स्किल डेवलपमेंट के लिए सरकार आईटीआई के माध्यम से बहुत सारी अपनी लैब के अंदर, जिस तरह से अभी आईटीआई के जो ऑफिसर्स हैं वो उन्होंने कई बार चैम्बर ऑफ कॉमर्स से संपर्क किया है और वो ये चाहते हैं कि आपकी इंडस्ट्री में किस तरह के स्किल की जरूरत है। अगर अकाउंट्स की जरूरत है तो वो अकाउंट्स की ट्रेनिंग दे सकते हैं, अगर किसी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कोई मैकेनिकल उसकी जरूरत है तो वो दे सकते हैं, अगर रेडीमेड का गारमेंट का कोई इंडस्ट्री है तो सिलाई की, जो युवाओं को सिलाई की ट्रेनिंग दे सकते हैं। हर तरह की ट्रेनिंग देने के लिए वो तैयार है और सरकार उसको लगातार आगे बढ़ा रही है। तो उसके पीछे जो प्रमुख उद्देश्य मुझे नजर आता है कि उन बेरोजगारों को रोजगार देना और उनको हाथ का हुनर देना, जिससे जिसके पास हाथ का हुनर होता है, पुरानी एक कहावत है कि जिसके हाथ में हुनर है वो भूखा नहीं मर सकता। तो सरकार की जो मंशा है, मुझे लगता है वो स्किल डेवलपमेंट को लेकर ये है। इसके साथ अगर स्किल डेवलपमेंट हमारे यहाँ हो जाएगा तो जो इंडस्ट्री आएगी उसको लेबर की प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसको लोगों के अपॉइंटमेंट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो भाषा का आप कह रहे हैं तो ये टॉप मैनेजमेंट पे ये बात हो सकती है, लेकिन स्किल डेवलपमेंट में और जो काम करने वाले लोग हैं, अगर उनको अंग्रेजी की भी शिक्षा दी जाएगी जो प्राथमिक शिक्षा होती है, तो मुझे लगता है कि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो इंटरनेशनली सभी जगह
मानी जाती है। बिल्कुल, कहीं ना सुनी जाती कहीं स्किल डेवलप्ड करना भी जरूरी है और स्किल्ड लेबर अपने आप में एक बड़ी ही उपयोगी साबित हो सकती है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सचिन के वर्मा, भाजपा प्रवक्ता हैं, इनसे भी जान लेते हैं मुख्यमंत्री का ये जो विदेश दौरा है। सचिन जी, बहुत स्वागत है आपका BSTV के साथ जुड़ने के लिए, और ये जानना चाहूंगा सीधा सवाल, मुख्यमंत्री का ये दौरा कितना सार्थक रहा, कितना मध्य प्रदेश को इससे लाभ मिलेगा? देखिए, यूरोप की चौथी सबसे बड़ी जो कंट्री है जी। वो स्पेन है, और यूरोप की जो ग्रोथ का इंजन अगर आप बोलना चाहें तो वो भी अगर आप अभी स्पेन को बोल सकते हैं, क्योंकि अभी उनकी जीडीपी जो है वो जर्मनी से भी आगे निकल गई है। तो यूरोप जो है वो, उसमें स्पेन का एक जो महत्व है वो पूरे यूरोप को कैटर करता है, और पूरा यूरोप जो है इस समय स्पेन को एक गाइडिंग लाइट के रूप में देख रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने वहां का दौरा इसलिए किया है कि वहां की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो बहुत कुछ जो है मध्य प्रदेश के साथ में मिलती है। वहां पर फार्मिंग जो है वो भी एक वहां का मुख्य जो है स्रोत है आय का, और वहां पर भी जिस तरह से लैंड बैंक मध्य प्रदेश में अवेलेबल है, इसी तरह स्पेन में भी अवेलेबल है। तो हम उनके साथ में जिस तरह की पार्टनरशिप देख रहे हैं, एक तो ग्रीन और क्लीन एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं। अभी एनर्जी पे सुन रहा था कि सस्ती जो है दरों पर जो है हमें अगर सोलर एनर्जी वगैरह जो होती है या विंड पावर से जो एनर्जी मिलती है उसको जो है सस्ती एनर्जी के रूप में परिभाषित किया गया है जी। लेकिन सस्ता जो है वो पर्यावरण को किसी भी तरह से सस्ता और महंगा से फर्क बहुत पड़ता है, क्योंकि इसको क्लीन एनर्जी के रूप में माना जाता है। कि क्लीन एनर्जी के लिए कहीं कोयला जलाने की जरूरत नहीं होती है, उसको थर्मल पावर प्लांट लगाने की जरूरत नहीं होती। और अग्रणी है स्पेन क्लीन एनर्जी को डेवलप करने के लिए। उन्होंने उस फील्ड में टेक्नोलॉजी वाइज भी काफी उन्होंने प्रगति की है। और मध्य प्रदेश जो है इस तौर पर कि मध्य प्रदेश पूरे देश का 33% जो है वो भाग जो है जंगल के रूप में मध्य प्रदेश में अवेलेबल है। सबसे ज्यादा जो एक वन जो है वन क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश में है पूरे देश का। तो इस तरह से हम पूरे देश के लंग्स हैं और हम पूरी ये ग्रीन और क्लीन एनर्जी की तरफ देख रहे हैं। दूसरी तरफ स्पेन में काफी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज हैं जिनके साथ में हमारे जो बच्चे हैं जो मध्य प्रदेश से बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, तो स्पेन है कि उनके लिए एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन हो सकता है। तीसरा जो ट्रम्प है, उन्होंने नाटो कंट्रीज, स्पेन भी एक नाटो कंट्री है, तो उन्होंने नाटो कंट्रीज को ये बोला है कि डिफेंस पे उनका जो बजट है वो उनकी जीडीपी का 5% होना आवश्यक है। तो स्पेन जो है उसने 5% पे तो एग्री नहीं हुआ है, लेकिन 3% जो है वो डिफेंस पे भी खर्च करने जा रहा है। तो मध्य प्रदेश स्पेन के साथ में कोलैबोरेशन में कोई डिफेंस इंडस्ट्री या जिस तरह से ड्रोन्स का जिस तरह से अभी उपयोग ऑपरेशन सिंदूर में किया गया है, तो इंडिया की जो डिफेंस इंडस्ट्रीज है वो इस समय बूम कर रही है। हर देश ये देख रहा है कि हम जो आर्म्स एंड एम्युनिशन जो है वो कहीं ना कहीं भारत से खरीदें। तो बिल्कुल, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश को सचिन जी, मध्य प्रदेश को भी एक डिफेंस के मैन्युफैक्चरर के रूप में भी विकसित करने को लेकर भी मुख्यमंत्री ने जोर दिया ही है। मैं इस सवाल के साथ, देखिए, जब हम इस दौरे की बात करते हैं, स्पेन दौरे की खासकर जब हम बात करते हैं, तो इस दौरे का दूसरा पहलू यह है कि जब मुख्यमंत्री ला लीगा के मुख्यालय जाते हैं, वहां से स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, वहां की लीग को मध्य प्रदेश से जोड़ने, मध्य प्रदेश में उसके लिए प्रोग्राम चलाने की बात करते हैं। तो प्रवीण जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि खेल से और ज्यादा, क्योंकि खेल से भी कई ज्यादा इंडस्ट्रीज डेवलप होती हैं, चाहे वह बेवरेजेस की हो या फिर खाने पीने की इंडस्ट्री हो, स्टेडियम के आसपास काफी सारी इंडस्ट्रीज डेवलप होती हैं। ऐसे में खेल के साथ, चूंकि जो इंडिया का आईपीएल है उसकी ताकत पूरी दुनिया ने देखी है, अगर इस तरह खेल से जोड़कर इंडस्ट्री को डेवलप करने की बात सामने आती है तो इसका कितना असर पड़ता है? प्रवीण जी। रूप से ये बड़े गर्व की और गौरव की बात हो सकती है कि हम खेल खेल में इंडस्ट्री लगा लें। इसको बहुत, अगर लाइटर मोड में कहूं तो खेल खेल में इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ा देंगे।
जिस तरह से केंद्र और सरकार और मध्य प्रदेश सरकार, जिसे डबल इंजन की सरकार कहा जाता है, डबल इंजन की सरकार ने जिस तरीके से डेवलपमेंट की है, मैं खास अगर ग्वालियर की बात करूं तो जब नागर विमानन मंत्री श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी थे, 16 महीने के रिकॉर्ड टाइम में बड़ा रिकॉर्ड ये बनाया, एक इंटरनेशनल लेवल का सिविल एयरपोर्ट बना के तैयार किया। इसके साथ हमारा जो एक शंकरपुर के अंदर एक बड़ा क्रिकेट स्टेडियम तैयार हुआ है, जिसके अंदर अभी एमपीएल हुए थे, आप लोगों ने भी उसको बहुत दिखाया था, जिसके अंदर इंटरनेशनल मैच भी हो चुका है। जबकि ग्वालियर के अंदर एक क्रिकेट का रूप सिंह स्टेडियम पहले से ही मौजूद है, जहां सचिन तेंदुलकर ने वनडे इंटरनेशनल की पहली डबल सेंचुरी उस स्टेडियम में मारी थी। तो खेल से इंडस्ट्री भी बढ़ेगी, खेल से हमारा लोगों का सेहत भी अच्छी होगी, खेल से हमारे तनाव भी दूर होंगे। तो खेल और इंडस्ट्री का मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा मैचअप मुख्यमंत्री जी ने किया है। और ये जो इंडस्ट्री है, खेल से बहुत सारी ऐसी नई इंडस्ट्री भी डेवलप होती हैं कि जो लोगों को रोजगार देती है। जी, लेकिन इसके बिल्कुल, साथ कहीं ना कहीं प्रवीण जी, जैसा आपने बताया कि खेल में इंडस्ट्रीज डेवलप हो जाएंगी, ये अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से मध्य प्रदेश का आपने तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी चर्चा की कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है और कनेक्टिविटी भी अलग अलग प्रदेशों के साथ, देशों से भी जब कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो मध्य प्रदेश और भी गति से तेज आगे बढ़ेगा। तमाम चर्चा करने के लिए, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रवीण जी बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ 30 सेकंड और लेना, जी 30 सेकंड और लेना चाहूंगा जी कि मैं केवल आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से ये और आग्रह करता हूं कि जो पहला पुत्र है वो हमारी स्थापित इंडस्ट्री है, तो पहले पुत्र के प्यार में नया पुत्र आने पर कमी नहीं होना चाहिए, वो फोकस होना चाहिए उनके संसाधनों पे, उनकी जरूरतों पे वो फोकस होना चाहिए, क्योंकि जब दोनों में तालमेल होगा तभी हम समझते हैं कि एक अच्छा माहौल बनेगा। और मुझे पूरे विश्वास, आशा ही नहीं विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी इस ओर जरूर कोई ना कोई कार्य करेंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बहुत सकारात्मक चर्चा आपके साथ हुई प्रवीण जी। साथ ही साथ आपके साथ भी सचिन जी बहुत सकारात्मक चर्चा हुई। आपने बताया कि किस तरह से मुख्यमंत्री का ये विदेश दौरा इतना महत्वपूर्ण है। आपका जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत शुक्रिया सचिन जी, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रवीण जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये विदेश दौरा रहा है, अपने आप में कई मायनों में महत्वपूर्ण हैं, कई सेक्टर्स में मध्य प्रदेश में निवेश भी बढ़ेगा, देखने वाली बात होगी। साथ ही साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।